Hello and welcome to Young Men's Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइलम एनेलिडा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम डील करने वाले हैं फाइलम एनेलिडा से ही रिलेटेड एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अर्थवॉर्म। तो आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं एनाटमी ऑफ अर्थवॉर्म और उसके बाद जो उसके जितने भी दूसरे दूसरे वीडियोस आएंगे वहाँ पे हम उसके अलग अलग जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लाइक कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इन सबको हम एक इंडिविजुअल वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एनाटमी ऑफ अर्थवर्म को समझेंगे कि अर्थवर्म की एनाटमी क्या होती है। बिकॉज अगर हमें एनाटमी के बारे में पता है तो बाकी जितने भी सिस्टम हैं उनके फंक्शंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनाटमी के ऊपर ही हम एम्फेसाइज करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और जो भी आज हम यहाँ पे नोट्स डेवलप करेंगे इन सभी को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं इसको पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। तो अगर हम बात करें एनाटमी, एनाटमी का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, अर्थवॉर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो जो अर्थवॉर्म है, क्योंकि ये एनलिडा को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो फर्स्ट चीज हमें क्या देखने को मिल रहा है, बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को मुझे इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो किसी एक ही प्लेन से मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। तो सपोज करो यहाँ पर ये वाला जो मिड लाइन वाला, ये जो डॉटेड लाइन मैंने भी ड्रॉ किया है, सिर्फ इसी प्लेन से अगर इसको मैं डाइसेक्ट करूँ या इसको काटूँ तो मैं इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मुझे ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, यानी मुझे यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टर की, तो जनरली इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। उसके बाद सेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होगी, अगर हम बॉडी की बात करें तो जो बॉडी है, बॉडी कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है, इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी। और इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एंटीरियर एंड है वो कैसा है, शार्प एंड पॉइंटेड है, ठीक है। एंटीरियर एंड कैसा होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे एंटीरियर एंड की, एंटीरियर एंड कैसा होगा, शार्प एंड पॉइंटेड होगा। और एंटीरियर एंड पर ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका माउथ प्रेजेंट होता है। और वहीं पर यहाँ पर ये अपर साइड में एक प्रोस्टोमियम होता है जो कि बरोइंग में हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है। माउथ आपका क्रीसेंट शेप का होता है, यानी चांद के शेप का होता है, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे। तो ये कैसा है, क्रीसेंट शेप का होता है माउथ। और माउथ के जस्ट ऊपर क्या होगा, प्रोस्टोमियम होगा। इसका जो टेल होता है, टेल वाले रीजन को हम पाइजीडियम बोलते हैं। इसको पाइजीडियम बोलते हैं। जो टेल वाला रीजन है उसको पाइजीडियम बोलेंगे, और जो हेड या माउथ वाला रीजन होता है उसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हेड वाला रीजन है, हेड जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी कि हम बॉडी को देख के ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला जो रीजन है ये हेड है। जैसे सपोज करो इस रीजन को देखूं मैं और इस रीजन को देखूं तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ये वाला जो रीजन है ये हेड है, ये वाला रीजन क्या है, टेल है। तो यहाँ पे हेड क्या होता है, कंप्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं होता। तो हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट, हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो सिंपली कि बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, बॉडी के अंदर मिक्सड है। और साथ के साथ हेड के ऊपर क्या है, आपको सेंसरी ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलेगा, कोई टेंटिकल्स देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है। जनरली मैंने आपको बताया कि जो एक अगर हम बात करें एक अर्थवर्म की जो जनरली अगर हम बात करें लेंथ, तो एक अर्थवर्म लगभग 150 mm का हो सकता है। यानी इसकी जो लेंथ है अर्थवर्म की वो कितनी है, 150 mm की हो सकती है, ये लेंथ है। और वही अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ या इसके विड्थ की बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं विड्थ की बात करूँ, ये विड्थ,
तो विड्थ आपका 3 to 5 mm तक का हो सकता है। 3 to 5 mm तक का ये क्या होता है, इसका विड्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि हर एक सेगमेंट कैसा होता है, रिपीटेड पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी जितने हर एक सेगमेंट में सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। और ये मेटामेरिज्म मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक दूसरी वीडियो में सारा का सारा मेटामेरिज्म को, थ्योरी एंड इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म में सारा कुछ उसके अंदर कवर कर रखा है। तो आई अर्ज कि एक बार आप जाके वो पुराना वीडियो जरूर देख लें। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म शो करने को देखने को मिलता है। तो यानी इनकी बॉडी कैसी होगी, मेटामेरिज्म इज फाउंड, मेटामेरिज्म इज फाउंड। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, बॉडी इज सेगमेंटेड। बॉडी कैसा होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉडी कैसा होगा, सेगमेंटेड होता है, बॉडी इज सेगमेंटेड। और हर सेगमेंटेड में क्या होगा, आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। यानी मान लेते हैं इस सेगमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे या बोल सकते हैं सेल्स होंगे, वो अपने आप को रिपीट करेंगे, तो सेगमेंटेशन होगा। और हर एक सेगमेंट, हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, सोमाइट बोल सकते हैं, सोमाइट बोल सकते हैं या मेटामेयर बोल सकते हैं, मेटामेयर। ये आपको याद रखना है कि हर एक सेगमेंट क्या कहलाएगा, या तो उसको सोमाइट बोल सकते हैं या मेटामेयर बोल सकते हैं। तो बॉडी यहाँ पर सेगमेंटेड होगी, या उसको हम सेगमेंट मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सोमाइट बोल सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने देखने को मिल सकते हैं, तो बॉडी पे ऑलमोस्ट 100 से 120 सेगमेंट्स आप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो 100 to 1 सेगमेंट्स आर फाउंड ऑन अर्थवॉर्म। सो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस छोटे से टर्म को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इनका डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस का मतलब जो अपर सरफेस है। अगर हम अर्थवॉर्म को ऊपर से देखें, सपोज करो ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो व्यू आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड योर डॉर्सल व्यू। ये क्या है, डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल सरफेस क्या होता है, इसकी कलर की बात करें तो ये आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो जो डॉर्सल सरफेस होगा, ये ध्यान रखना है, डॉर्सल सरफेस, सरफेस इज डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है। और डार्क ब्राउन होने का रीजन क्यों है, होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन, पोरफायरिन, पोरफायरिन की प्रेजेंस की वजह से क्या है, इसका जो कलर होता है, जो डॉर्सल सरफेस का जो कलर है वो डार्क ब्राउन का होता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ये अर्थवॉर्म को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सी चीज़ों से, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपर सरफेस डार्क ब्राउन होता है, और जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस डॉर्सल सरफेस के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस डार्क ब्राउन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इनके डॉर्सल सरफेस के ऊपर, ये जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर क्या है, हमें छोटे छोटे यहाँ पे लाइनिंग्स देखने को मिल जाती है। एक मिड लाइन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट कलर देख रहे हो, वैसे यहाँ पे क्या है, ये एक मिड लाइन देखने को मिल जाएगा। मिड लाइन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे हमें मिड लाइन देखने को मिल जाता है। और ये मिड लाइन हमें क्यों देखने को मिलता है डॉर्सल सरफेस पे, बिकॉज डॉर्सल जितना डॉर्सल ब्लड वेसल्स की वजह से ये मिड लाइन देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है कि जो भी डॉर्सल ब्लड वेसल है, डॉर्सल ब्लड वेसल क्या बनाता है, मिड लाइन बनाता है। तो ये याद रखना कि मिड लाइन क्यों बना है, बिकॉज ऑफ डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मिड लाइन देखने को मिलता है डॉर्सल सरफेस के ऊपर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इनके बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें 14 से 16 तक के सेगमेंट में, 14 to 16 तक का सेगमेंट में एक पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलता है, जो बाकी रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होता है। और ये कैसा होता है, ग्लैंडुलर नेचर का होता है। ये क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करता है, साथ के साथ ककून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो ग्लैंडुलर रीजन है, ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और साथ के साथ क्या है, ये ककून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये साथ के साथ किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ककून, ककून फॉर्मेशन, ये ककून फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो ककून फॉर्मेशन में अगर हम बात करें, ककून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ककून का मतलब क्या है, जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस सिक्रीट करेगा, ग्लैंडुलर नेचर का होता है, और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम बोलते हैं। और क्लाइटेलम 14 to 16 तक के पार्ट में, 14 to 16 तक के सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्लाइटेलम के बेसिस पे ही अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अर्थवॉर्म के बॉडी को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सपोज करो ये हमारा अर्थवॉर्म है, और अर्थवॉर्म की बॉडी को मुझे अगर क्लाइटेलम को बेस बना के अगर डिस्कस करना है, तो उस बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो जो क्लाइटेलम से ऊपर वाला जो पार्ट होगा, क्लाइटेलम से ऊपर वाला जो पार्ट है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं पेरिक्लाइटेलर। पेरिक्लाइटेलर रीजन, ये कैसा होगा, पेरिक्लाइटेलर रीजन होगा। जहां पे क्लाइटेलम प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्लाइटेलर, इसको बोलेंगे क्लाइटेलर रीजन। और ये जो पार्ट है जहाँ पे क्लाइटेलम के पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइटेलम के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो एंटीरियर रीजन है, जो क्लाइटेलम से ऊपर है, उसको बोलेंगे पेरिक्लाइटेलर रीजन। ये जो क्लाइटेलम वाला रीजन है, इसको बोलेंगे क्लाइटेलर रीजन। और जो क्लाइटेलम के बाद वाला जो रीजन है, उसको बोलेंगे पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो ये आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर हर एक सेगमेंट में, ये जो हर एक सेगमेंट में है, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 100 सीटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 सीटी is present on each segment। हर एक सेगमेंट में 80 to 100 सीटी प्रेजेंट होता है। और ये सीटी किस लिए हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और सीटी जनरली प्रेजेंट होता है, जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक इस तरीके से प्रोजेक्शंस, इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, सीटी बोल रहे हैं। अब ये सीटी क्या होते हैं, जनरली एक सिंपल सा एक छोटा सा सेक होता है। उस सेक के अंदर, सपोज करो ये बॉडी के अंदर एक सेक होता है, इस सेक के अंदर से ये सीटी निकल रहे होते हैं। और इन सेक को हम बोलते हैं सीटल सेक। जिन सेक से सीटी अराइज होता है, जैसे सपोज करो ये सेक है, इस सेक से सीटी निकला है, तो इस सेक को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीटल सेक, इसको बोलेंगे सीटल सेक। और ये सीटल सेक से ही क्या होगा, यहाँ पे सीटी अराइज होगा। और सीटल सेक्स को बनाने के लिए जिन सेल्स का जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सेल्स को बोलते हैं फॉर्मेटिव सेल्स, ठीक है। तो फॉर्मेटिव सेल्स, ये नाम याद रखना है, फॉर्मेटिव सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीटल सेक। सीटल सेक के लिए ये सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर अपर्चर, तो इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो वो सब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे बाकी जितने भी अलग अलग जब हम सिस्टम पढ़ेंगे, उस समय सारी चीज़ों को डिटेल करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बॉडी वॉल के ऊपर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, जितने भी लेयर्स प्रेजेंट है, उनके बारे में डील कर लेते हैं। तो बॉडी वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की जो सबसे अपर वाला जो बॉडी से अगर बॉडी की बात करें, तो जो सबसे अपर लेयर है, या जो सबसे अपर सरफेस है, वहाँ पे एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है, सबसे ऊपर क्या होता है, थिन क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि इलास्टिक होता है, नॉन सेलुलर होता है, और फाइनली स्टेरिएटेड होगा, ठीक है। और इन क्यूटिकल्स को बनाता कौन है, उससे जस्ट नीचे प्रेजेंट जो आपका एपिडर्मिस है, यही एपिडर्मिस क्या करेगा, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है। तो नीचे वाला जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस क्या करेगा, क्यूटिकल को बनाएगा। और ये जो क्यूटिकल है, ये एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में, जब लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम फाइलम एनिलिडा स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो क्यूटिकल होता है इस पर्टिकुलर एनिलिड्स के अंदर, वो काइटिन का नहीं बना हुआ होता है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस का बना होता है। और उस सब्सटेंस का नाम क्या है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सबसे अपर लेयर क्या होगा, थिन इलास्टिक लेयर, नॉन सेलुलर, फाइनली स्टेरिएटेड सब्सटेंस का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और ये एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, क्यूटिकल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है और क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होगा। तो सिंगल लेयर्ड है और क्या है, क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होगा। अब ये जो एपिडर्मिस है आपका, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं और इनके अलग अलग फंक्शन है। जनरली अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस को मेजर अगर बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस का जो मेजर पार्ट है या जो एपिडर्मिस को बनाने के लिए जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेल है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। तो एपिडर्मिस को प्राइमरली कंट्रीब्यूट कौन करता है, सपोर्टिंग सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। तो मेजर पार्ट ऑफ द एपिथेलियम इज फॉर्म्ड बाय द सपोर्टिंग सेल। और जो सपोर्टिंग सेल है उसका खुद का नेचर कैसा होता है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का होता है। यानी जो सपोर्टिंग सेल है वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का बना होता है और मेजर पार्ट एपिथेलियम का ये सपोर्टिंग सेल ही बनाता है। तो ये लिखा है हमने, बल्क ऑफ एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल या सपोर्टिंग सेल। नेक्स्ट उसके बाद होता है ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल नाम से पता चल रहा है, ग्लैंड सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंड सेल क्या है, खुद दो टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। ग्लैंड सेल के अंदर इंक्लूड होते हैं बहुत सारे म्यूकस सेल और कुछ एल्ब्यूमिन सेल। म्यूकस सेल्स का काम क्या होगा, म्यूकस सिक्रीट करना। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, प्रोटीन सिक्रीट करना। ठीक है, तो म्यूकस का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, एल्ब्यूमिन का नंबर कम होगा। तो अगर यहाँ पर ये एपिडर्मिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रेड वाला है, रेड वाला क्या है, आपका सपोर्टिंग सेल है। यानी जो मेजर पार्ट है एपिडर्मिस का वो सपोर्टिंग सेल बनाएगा। उसके बाद ग्लैंड सेल है। ग्लैंड सेल दो चीजों से मिलकर बना है, एक म्यूकस सेल, म्यूकस ग्लैंड सेल, और साथ के साथ एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल। ये दोनों सेल आपस में जब मिलते हैं तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड सेल बोलते हैं। इनको हम ग्लैंड सेल बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लैंड सेल के बाद तो यहाँ पर आता है बेसल सेल। बेसल सेल क्या होगा, ये आपके जितने भी सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये ग्लैंड सेल हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, आपका ये सपोर्टिंग सेल हो गया और ये आपका क्या हो गया, ग्लैंड सेल हो गया। तो इसके बीच में आपके छोटे छोटे स्मॉल राउंडेड कॉनिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बेसल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसल सेल्स का काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है, या इसको हम सपोर्टिंग सेल ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जस्ट उसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यानी एपिडर्मिस का सबसे लोएस्ट वाला पार्ट क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक सेल और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स क्या होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। रिसेप्टर सेल्स हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और इसके आउटर एंड से क्या होगा, छोटे छोटे हेयर लाइक सीटी प्रेजेंट होगी, या बोल सकते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और जो एपिडर्मिस है जिस सेल के ऊपर लाई करता है, यानी एपिडर्मिस का सबसे लोएस्ट वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर, वो लेयर क्या कहलाता है, मसल लेयर कहलाता है। जो सबसे लोएस्ट वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, मसल लेयर बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मसल लेयर। तो मसल लेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। तो मसल्स के बारे में यहाँ पर डील कर लेते हैं। तो जनरली क्या होगा, मसल एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आउटर रीजन है, जनरली अगर मसल लेयर की बात करें तो जो उसका आउटर रीजन होता है वो थिन लेयर का बना होता है। और ये जो थिन लेयर है, आउटर लेयर, वो कैसा होगा, सर्कुलर मसल फाइबर का बना होगा। और जो इनर लेयर होता है वो थिक होगा। आउटर लेयर थिन होता है और इनर लेयर कैसा होगा, थिक होगा। तो जो इनर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से मिलकर बनता है। तो अगर इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अपर रीजन तो क्या होगा, ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है। तो अपर रीजन क्या हो जाएगा, क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट नीचे क्या होगा, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे जस्ट आउटर वाला जो लेयर है वो क्या है, सर्कुलर मसल फाइबर का लेयर है। आउटर क्या होगा, सर्कुलर लेयर होगा और ये कैसा होता है, थिन होगा। ये आपका थिन लेयर होगा। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो इसकी थिकनेस ज्यादा है, इस सर्कुलर के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। तो नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे क्या होगा, जो इनर लेयर होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। और ये आपका कैसा होता है, थिक होता है। ये थिक लेयर है आपकी, ये थिक लेयर है। और ये जैसे ये कौन सी थी, ये थिन लेयर है। तो ये आपको याद रखना है। जनरली अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर क्या होता है, ये पैरेलल बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यानी ये जिस तरीके से देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बंडल्स की फॉर्म में आप देख रहे हो, ये क्या है, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर हैं। और ये पैरेलली एक बंडल्स की फॉर्म में बने हुए हैं, बंडल्स की तरह बने हुए हैं। और इनको क्या है, सेपरेट करने के लिए बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और उनको होल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। यानी
इन जितने भी ये बंडल्स हैं, इन बंडल्स को अलग करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के और मसल फाइबर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं प्रोटेक्टर मसल। प्रोटेक्टर मसल्स क्या होता है, ये आउटवर्ड साइड में प्रेजेंट होता है, यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और सर्कुलर मसल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो लेयर आप देख रहे हो, ये क्या है, प्रोटेक्टर मसल। ये प्रोटेक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट है, आउटवर्ड प्रेजेंट है। ये आउटवर्ड साइड में है, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, इनवर्ड। तो आउटवर्ड साइड से किससे प्रेजेंट है, किससे कनेक्टेड है, ये सर्कुलर मसल फाइबर से। तो जो प्रोटेक्टर मसल है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बाहर के डायरेक्शन में होगा, और ये सर्कुलर मसल फाइबर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट जो दूसरा होता है, और एक चीज और ध्यान रखना है, जो प्रोटेक्टर मसल होता है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पेयर में प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर रिट्रैक्टर मसल्स की बात करें तो रिट्रैक्टर मसल अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये एक दूसरे थिन शीट के साथ ज्वाइन होता है सर्कुलर मसल का, जिसकी वजह से ये एक रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे। तो जनरली अगर यहाँ पर देखें तो ये रिट्रैक्टर मसल्स होंगे, और रिट्रैक्टर मसल्स क्या करते हैं, अंदर वाली लेयर से कनेक्टेड होते हैं और एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हम मसल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कैसा लॉन्गिट्यूडनल मसल हो, सर्कुलर हो, रिट्रैक्टर हो, या प्रोटेक्टर मसल्स हो, जितने भी मसल्स हो सारे अनस्ट्राइप्ड होते हैं। स्ट्राइपनिंग यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसके अंदर स्टेरिएशन नहीं प्रेजेंट होता, लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कैविटी आप देख रहे हो, ये कैविटी क्या होगी, सिलोमिक कैविटी होगी। तो सिलोमिक कैविटी के अंदर इनर वाले लेयर में जो मसल लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम बोलते हैं। और ये क्या होगा, बॉडी वॉल और सिलोम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी, ये क्या था, हमारा मसल लेयर्स था, ठीक है। अब जनरली अगर हम बात करें तो जो ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के ऊपर जितने भी ये मसल्स थे, इनका क्या क्या फंक्शन है, या बॉडी वॉल का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अर्थवॉर्म में, हम उसको समझ लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी ये मसल्स हैं, इनका काम होगा क्या, बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म देना। यानी जैसे सपोज करो बॉडी का जो भी एक प्रॉपर फॉर्म है, जिस तरीके से भी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल है, तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्म को मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके शेप को, तो ये क्या करता है, बॉडी के फॉर्म को मेंटेन रखता है। क्यों मेंटेन रखता है, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स। मसल्स आर इलास्टिक इन नेचर, दैट्स वाई दे आर एबल टू अरेंज द बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म को अरेंज करके रख लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिकल इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, सपोज करो कि अगर अर्थवर्म बरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मिट्टी के पार्टिकल या बाल बोल सकते हैं स्टोन हो गया या कुछ भी, वो उसके सेल्स को डैमेज कर सकता है, उसके मसल लेयर को डैमेज कर सकता है। तो उस जो मैकेनिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, बाकी दूसरे मसल लेयर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इन इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जनरली अभी हमने देखा था क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और म्यूकस सिक्रीट करने से क्या है, ये पूरे बॉडी वॉल को प्लास्टर की तरह वर्क करता है, यानी उसको स्मूथ बनाने का काम करता है, ताकि ये बरो एक्टिविटी में वो अपने आसानी से वो हेल्प कर सके, ताकि ज़्यादा अपने आप को डैमेज ना कर सके, और साथ के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये इसका काम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ उनके बॉडी सरफेसेस के ऊपर क्या होगा, सेंसरी एपिडर्मल सेल्स होता है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है कि बाहर से होने वाले जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रेशर हो गया या फिर बोल सकते हैं कोई दूसरे टाइप का सेंसेशन हो गया, तो बाहर के जितने भी सेंसेशन हैं उसको सेंस करने के लिए क्या होगा, सेंसरी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल के ऊपर क्या होता है, सीटी प्रेजेंट होता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और सीटी किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। एक चीज ध्यान रखना है कि अर्थवॉर्म के बॉडी के ऊपर पैरापोडिया एब्सेंट होता है, यहाँ पे पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये याद रखना है आपको कि पैरापोडिया क्या होता है, पैरापोडिया इज एब्सेंट। यहाँ पे पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होगा, पैरापोडिया एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जनरली जो इनके मसल्स हैं, मसल्स किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। इनके अंदर वही अंडुलेटिंग या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टाइप का मोशन होता है, तो ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा। साथ के साथ ये क्या करते हैं, जितने भी मसल्स है वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और साथ के साथ ये क्या होते हैं, मॉइस्ट और वेस्कुलर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट जो क्लाइटेलर रीजन होता है, यानी जो क्लाइटेलम वाला है, वो एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, साथ के साथ उसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ के साथ ककून फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये सब क्या है, ये बॉडी वॉल के फंक्शन है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अगर सपोज करो आपके पास एक अर्थवॉर्म है और उसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या है, ये डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर है। ये डाइसेक्शन अगर हमने किया है तो अर्थवॉर्म का डाइसेक्शन करने पे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट करेंगे तो डाइसेक्ट करने के बाद क्या होगा, सबसे ऊपर आप जानते हो कि क्यूटिकल की लेयर होगा, फिर एपिडर्मिस होगा। हमें बहुत धीरे से हमें अपने जो नाइफ है, सर्जिकल नाइफ, उसका यूज करना होता है। जब ओपन कर देंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल और ये साथ के साथ ये क्या है, इसका बॉडी वॉल है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट होगा, ये गैप, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। इस गैप को बोलेंगे सीलोम। और ये जो सीलोम है, सीलोम में क्या होगा कि सीलोम इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके से। क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है। अर्थवॉर्म के अंदर सेगमेंटेशन किस तरीके का होगा, अर्थवॉर्म के अंदर अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन यहाँ पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन इंटरनल है तो इंटरनल सेगमेंटेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इस सेप्टा की वजह से जो सीलोम्स हैं, सीलोम, ये जो सीलोमिक कैविटी है वो मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में बन जाएंगे। जैसे सपोज करो एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को वैसे जनरली हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, बट मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जिससे कि नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे डाइजेशन का तो आपको आसानी से सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो जैसे हम अर्थवॉर्म को डाइसेक्ट करेंगे तो डाइसेक्ट करने के बाद हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। जहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सोलन वाला, ये जो सबसे अपर वाला पार्ट है, ये माउथ हो गया। फिर ये वाला पार्ट फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस हो जाता है। ईसोफेगस के बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको बोल सकते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वो क्या होता है, आपका क्रॉप रीजन वाला हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक बोल सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर रीजन होता है जिसको गिजार्ड बोलते हैं। गिजार्ड का काम क्या होता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और लास्ट में आपका इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये रेड कलर का आप ये ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब को क्योंकि ये बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल ब्लड वेसल्स बोलेंगे। ये वाला जो है ये डॉर्सल ब्लड वेसल होगा। डॉर्सल ब्लड वेसल के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे थोड़े से इन्फ्लेटेड, या बोल सकते हैं कि इस तरीके के जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है ये प्रेजेंट है, इनको हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट बोलेंगे। और अर्थवॉर्म के अंदर ये 5 पेयर में प्रेजेंट होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर को देख लेंगे। तो जनरली ये क्या है, ये हमारा एक अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म को जैसे हम डाइसेक्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्ट्रेट इलोंगेटेड होता है और थ्रू आउट द बॉडी में प्रेजेंट होगा, बॉडी की लेंथ तक ये प्रेजेंट होता है। तो सबसे अपर वाला पार्ट क्या होगा, इसका माउथ होगा। फिर क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फिर ईसोफेगस हो गया, क्रोप हो गया, गिजार्ड हो गया। उसके बाद इंटेस्टाइन होगा। अब बीच में ये क्या होगा, क्लाइटेलम रीजन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसी के ऊपर इस तरीके से ये रेड रेड कलर का आप देख रहे हो, ये इसका ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मिलके क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। तो ये जो अपर वाला पार्ट है जो डॉर्सल सरफेस की तरफ है इसको बोलेंगे डॉर्सल ब्लड वेसल्स। और जो नीचे की तरफ होता है उसको बोलेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल्स। उसके बाद बीच बीच में क्या होगा, इस तरीके से सेगमेंट्स के अंदर सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको बोलेंगे सेगमेंटल वेसल्स। अब ये यहाँ पर आगे जाके यहाँ पे जो ये इस तरीके से आर्चेस का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाते हैं, बल्जिंग आउट होते हैं। और साथ के साथ इसके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है इन ब्लड वेसल्स की। जब इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है तब इसको हम क्या नाम देते हैं, तब इसको हार्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के जस्ट नीचे देखें तो यहाँ पर एक हमें लंबा सा लॉन्ग एक वेंट्रल नर्व कोर्ड देखने को मिल जाता है। ये वेंट्रल नर्व कोर्ड जैसे हमारे में स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वर्क करता है वैसे यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड है। तो वेंट्रल नर्व कोड आगे जाके क्या होगा, सेंट्रल गैंग्लिया के फॉर्म में, दो गैंग्लिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो ब्रेन की तरफ वर्क करना स्टार्ट करेगा। और साथ के साथ ये वेंट्रल नर्व कोड से क्या निकलेंगे, बहुत सारे सेगमेंटल नर्व्स निकलते हैं जो हर एक सेगमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से वाइटिस वाइटिस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
इन वाइटिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स। ये जो सेमाइनल वेसाइकल्स हैं इसका काम क्या होगा कि टेस्टिस के अंदर जो भी स्पर्म बनते हैं वो इसको यहाँ पे स्टोर करता है। उसके अलावा यहाँ पे दो अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं सेमाइनल रिसेप्टिकल्स। सेमाइनल रिसेप्टिकल्स का काम क्या होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्थवॉर्म के अंदर तो दूसरे अर्थवॉर्म से स्पर्म कलेक्ट करने का काम किसका होता है, सेमाइनल रिसेप्टिकल्स का, तभी तो इसको बोल रिसेप्टिकल, ये रिसेप्ट करेगा। तो जो भी बाहर से स्पर्म है उस स्पर्म को यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है। उसके अलावा इधर की साइड आपको ओवरी देखने को मिल सकता है। ओवरी का काम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एग या ओवा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्ट्रक्चर्स को डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रखा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो पूरा स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे अपर वाला पार्ट क्या होगा, माउथ होगा। फिर थोड़ा सा ये जो बल्जिंग पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे फेरिंग्स होगा। फिर एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक जिसको ईसोफेगस बोलेंगे। एक नॉर्मल सा अगर हम बोल सकते हैं स्मूथ एक बल्बिंग या बोल सकते हैं बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर जिसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप में थोड़ी देर के लिए फूड हम बोल सकते हैं स्टोर हो सकता है। गिजार्ड क्या होता है, एक मस्कुलर टफ मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसका काम किस में हेल्प होता है, डाइजेशन या फूड के ब्रेक में हेल्प होता है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है या बोल सकते हैं फ्रूट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। उसके अलावा गिजार्ड के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा और इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में बॉडी के बाहर एनस में चला जाता है। उसके बाद अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, इस इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर अगर अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होता है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जिसको टेफ्लोसोल बोलते हैं, टेफ्लोसोल। टाइफ्लोसोल का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। टाइफ्लोसोल, ये याद रखना है, टाइफ्लोसोल का काम क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इस तरीके से ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। तो जो डॉर्सल सरफेस पे ब्लड वेसल्स होता है उनको हम बोलेंगे डॉर्सल ब्लड वेसल्स। डॉर्सल ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि पोस्टीरियर पार्ट से जितना ही ब्लड है उसको हेड वाले रीजन में या बोल सकते हैं अपर वाले पार्ट में लेके आने का काम। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम posterior body part to anterior रीजन या हेड वाले रीजन में ब्लड को लाने का काम होता है। यानी पोस्टीरियर यानी एनस से जो ब्लड है वहां से उसको ब्रिंग करके क्या करता है, ये हेड वाले या बोल सकते हैं हेड वाले रीजन में लाने का काम होता है। तो यहाँ पे एरो देख रहे हो क्या कर रहा है, पीछे से लेके आने का काम कर रहा है। जो वेंट्रल सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स होगा उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे, वेंट्रल ब्लड वेसल्स बोलेंगे। वेंट्रल ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ये एंटीरियर पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट तक लेके जाता है। इसका काम क्या करता है, brings the blood from anterior region to posterior region। एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन में ब्लड ले जाने का काम होता है इसका। और बीच बीच में आप इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा बल्जिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, फूले फूले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। है तो ये ब्लड वेसल्स बट ये क्या है, फूले फूले स्ट्रक्चर है। और इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, अब पंपिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। यूजुअली अगर हम बात करें अर्थवॉर्म के अंदर तो टोटल 5 हार्ट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कितने हार्ट प्रेजेंट होंगे, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जस्ट ये 5 याद रखना है। उसके बाद जस्ट हार्ट यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के नीचे ही आप ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हो, ये इसका क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड बिल्कुल एनालोगस होता है, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वैसे इनका यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या करता है, ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और यही वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जिनको सेगमेंटल नर्व्स बोलते हैं, जो हर एक सेगमेंट को प्रोवाइड करता है। तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम को मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बहुत सारे इस तरीके से सेगमेंटल नर्व्स निकलती हैं। सेगमेंटल नर्व्स क्या करेंगे, हर एक सेगमेंट को इनर्वेट करेंगे, हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगी। और उसके जस्ट ऊपर वाले रीजन में यहाँ पर क्या देखें, सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और ये जो सेरेब्रल गैंग्लिया है ये ब्रेन की तरह वर्क करता है, यहाँ पे ब्रेन की तरह काम करेगा। और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड का काम क्या होगा, ये बिल्कुल एनालोगस होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये एनालोगस होता है। एनालोगस का मतलब कि इनका जो ओरिजिन होता है वो अलग होता है बट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। एनालोगस टू स्पाइनल कॉर्ड।
जो हमारे में स्पाइनल कोड का काम होता है वो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड का काम होगा। तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होगा जो 10 to 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे, हर एक सेगमेंट का नाम देंगे कि कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हो दो पेयर, यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर टेस्टिस का होगा, यानी टोटल दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। टेस्टिस का काम क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन करना। अब ये जो स्पर्म यहाँ से फॉर्म होता है ये क्या होगा, इस तरीके से आगे जाके यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल है, सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और यहाँ पे मैच्योर होने तक का वेट करता है। उसके अलावा क्या होगा, जैसे ही मैच्योर होगा वास डिफरेंस के थ्रू आगे जाएगा। आगे जाने के बाद ये क्या है, बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। और जनरली यहीं पर एक और स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सेमाइनल रिसेप्टिकल्स होता है। सेमाइनल रिसेप्टिकल्स का काम क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर जो भी स्पर्म है उसको कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ओवरी होगा, यहाँ पे ओवरी के साथ क्या होगा, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। फनल शेप ओविडक्ट, फनल शेप ये स्ट्रक्चर होता है, ओविडक्ट फनल। और यहाँ पर ये क्या करेगा, जनरली जितना भी ओवा होगा उसको स्टोर करता है। और लास्ट में जो क्लाइटेलम वाला रीजन है, क्लाइटेलम वाले रीजन में क्या होगा कि जो स्पर्म और एग ये दोनों ही ककून के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उसी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, छोटे छोटे अर्थवॉर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही डील करेंगे। ये इट इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।